हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, वो हमने बेटा पूरा डिटेल में कवर किया है। अब उसमें आपका बचा है एक टॉपिक, दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड। जो भी आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ है वो हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम जो आपकी थ्योरी है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, जो आपका तीसरा चैप्टर है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को कवर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो इन द टुडेज सेशन वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, एक तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आफ्टर दैट वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, उनका कंपैरिजन भी करते हैं हम। तो और जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर। ओके, तो एक तो हम सीखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन, एग्जांपल्स। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और तीसरा हम अलॉयज की ओर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने लेक्चर को यहाँ से। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, दैट इज़ द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आपने क्लास 9th में मैटर के बारे में पढ़ा है। ओके, तो मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं दो बेसिस पे। वन इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है मैटर की, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो पहले मैं आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको अंडरस्टैंड करता हूँ। फिजिकली मैटर क्या क्या हो सकता है ना। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है बेटा। फिजिकल क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स, जो हम मैटर है बेटा, रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे जो हमारे मैटर है वो तीन तरह के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट और सॉलिड मैटर, अनदर इज कॉल्ड एज लिक्विड मैटर, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज गैस और गैशियस स्टेट। ओके, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की, फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की, फिजिकल स्टेट पे हमने क्लासिफाई किया मैटर को। तो तीन टाइप्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स है इनकी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है। और जो आपके बेटा मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मैंने क्या बोला, सॉलिड्स की बेटा फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। अब फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर हम सॉलिड को किसी भी कंटेनर में रखते हैं या किसी भी बीकर में रखते हैं, तो वो जो सॉलिड है वो इस बीकर या उस कंटेनर का शेप या वॉल्यूम नहीं लेता है। वो जिस जिस जो सॉलिड का अपना वो फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कंटेनर चेंज करने से चेंज नहीं होता है। उसका मतलब है फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। और जो आपके मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैं वो सॉलिड्स ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका आता है लिक्विड। लिक्विड्स का बेटा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप, है ना। तो हम लिख सकते हैं नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप नहीं होता है बेटा। वो जो लिक्विड्स हैं वो शेप लेते हैं कंटेनर के। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिलिंड्रिकल बीकर है तो आपने उसमें पानी डाला तो वो जो पानी है वो सिलिंड्रिकल शेप लेगा। अगर आप उसी पानी को कोनिकल बीकर में लेते हो तो वही पानी अब कोनिकल शेप लेगा। मतलब जो लिक्विड्स है उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वो शेप लेते हैं किसका, कंटेनर का। लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बेटा। अगर आपने 1 लीटर पानी बीकर में रखा तो उस 1 लीटर का वॉल्यूम एक बीकर में भी 1 लीटर होगा। अगर आप उस पानी को बेटा कोनिकल फ्लास्क में रखते हो या कोनिकल बीकर में रखते हो या कोनिकल कंटेनर में रखते हो, तो उसी पानी का उस कोनिकल बीकर में 1 ही लीटर वॉल्यूम होगा। वो वहाँ पे भी 1 ही लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, तो इस तरह से मैंने बोला कि लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और आपको ये याद रखना है कि एक ही मेटल हमारा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी दैट इज Hg।
ओके, तो मेटल्स में सिर्फ यही एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन किस पे हमें ये जो स्टेट है ना बेटा, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये रूम टेम्परेचर पे डिफाइन होता है। अब रूम टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर सिंपली मीन्स अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, दैट इज द रूम टेम्परेचर। ओके, फिर आपने ये गैस भी पढ़ा होगा। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उससे हम रिलेट कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स से। ओके, तो गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये शेप लेता है कंटेनर का। ओके, और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या? मतलब गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, इसका मतलब देख लीजिए बेटा। सपोज मैंने एक बीकर लिया है, ये मैंने बीकर लिया बेटा, ये जो बीकर है ये सपोज 1 लीटर का है, 1 लीटर का बीकर लिया है मैंने, और मैंने इसमें कुछ गैस फिल किया, ये मैंने गैस फिल किया। अब जो ये गैस है उसने इस 1 लीटर बीकर में 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आधा लीटर लेता हूँ, दूसरा बीकर लेता हूँ मैं आधा लीटर, ये मैंने आधा लीटर बीकर लिया बेटा। अब इस गैस को आप इसी आधे लीटर में ट्रांसफर करो, मैंने इस गैस को इस आधे लीटर में ट्रांसफर किया। ओके, अब ये जो गैस पहले 1 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा था, अब यही गैस आधा लीटर ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। अब इसी गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, इसने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई किया, तो इसका मतलब गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये जो हमने स्टडी किया ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट, ये किस स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में है। तो 3 तरह के मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें आपने मेटल्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। ओके, लिक्विड में एक ही मेटल आता है, दैट इज मर्क्यूरी, और गैसेस में आपके बहुत सारे नॉन मेटल्स आते हैं। ओके, जो आपका ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, सो दीज आर नॉन मेटल्स। ओके, दिस वाज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, अब केमिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होती है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि वो फिजिकल स्टेट के बेस पे होता है, लेकिन ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। ओके, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, है ना, कोई मैटर का कंपोजिशन कैसा है, उस बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं बेटा। सो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमारे पास जो मैटर है वो 2 तरीके का हो सकता है, कि 2 टाइप का हो सकता है। वन इज कॉल्ड एज प्योर सबस्टेंस, एक तो प्योर सबस्टेंस है, और दूसरा जो कहलाता है दैट इज इम्प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर्स। दूसरा आपका इम्प्योर सबस्टेंस या मिक्सचर हो सकता है। अब प्योर सबस्टेंस क्या है, इम्प्योर सबस्टेंस क्या है या मिक्सचर क्या है, ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा। ओके, तो ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ कि प्योर सबस्टेंस वो सबस्टेंस होता है जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एक ही किस्म के, याद रखना, जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स हैं जिस मैटर में। ओके, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। तो जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होंगे वो प्योर मैटर कहलाता है, और जिसमें दो दो टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 or more पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपका इम्प्योर सबस्टेंस कहलाता है या मिक्सचर कहलाता है। ओके, पार्टिकल्स। ओके, अब एग्जांपल्स में लिख सकते हैं ना, ये एग्जांपल्स हैं आपके। प्योर सबस्टेंस में बेटा आपके कंपाउंड्स आते हैं और एलिमेंट्स आते हैं, याद रखना। प्योर सबस्टेंस में आपके कंपाउंड्स आते हैं, जिसमें आपके जो कंपाउंड्स मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, CH3COH यानी एसिटिक एसिड, C6H6 दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन, NaOH दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये क्या है बेटा, ये कंपाउंड्स हैं। ये किस में आते हैं? प्योर सबस्टेंस में आते हैं। ओके, उसके बाद आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेटा तीन, जो एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है, या नॉन मेटल हो सकता है, या मेटलॉइड हो सकता है। इस तरह से हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को रिलेट किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कंक्लूड किया
कि जो मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स हैं वो पहले प्योर सबस्टेंसेस हैं। प्योर सबस्टेंस में कौन सा एग्जांपल है वो बेटा, वो एलिमेंट्स हैं। तो मेटल्स ऑफ के एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास 118 एलिमेंट्स है ना, वी हैव 118 एलिमेंट्स। ओके, तो वो जो एलिमेंट्स डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, इनमें कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलाइड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एलिमेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक और सिलिकॉन। इसी तरह हमारे पास 118 एलिमेंट्स है ना बेटा, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं या मेटलॉइड्स हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इम्प्योर सबस्टेंस का या मिक्सचर का। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आपका ट्रू सॉल्यूशन आता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ क्लास 9th में, हमने यहाँ उतना ये डिस्कस नहीं करना है। और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका आता है, एक तो कोलाइड्स आते हैं और दूसरा सस्पेंशन आता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रेत का पानी है, रेत का पानी है तो सस्पेंशन है बेटा, तो सस्पेंशन है ना, रेत का पानी क्या है बेटा, सस्पेंशन है। सस्पेंशन है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इम्प्योर सब्सटेंस है। अब इस जो रेत का पानी है बेटा, देख लीजिए, अगर आप देख लीजिए रेत का पानी में अगर आप देख लीजिए तो नीचे ज़्यादा रेत होगा, ऊपर ज़्यादा पानी होगा, तो मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। इसके बरक्स अगर आप नमक का पानी लेते हो बेटा, नमक और पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सोल्यूशन में वो यूनिफॉर्म होता है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। ओके, तो ये था फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस वाज द फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो आपके मेटल्स हैं वो क्या है, मेटल्स या नॉन मेटल्स है ना। जो मेटल्स या नॉन मेटल्स है बेटा आपके, वो है आपके एलिमेंट्स ही है। नॉन मेटल्स वो क्या है बेटा, वो एलिमेंट्स हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और एलिमेंट्स। इस तरह से हमने जो अपना डिस्कशन है वो एलिमेंट वो मेटल्स तक पहुंचा है। ओके, तो अब हम मेटल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना। नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं या मेटलॉइड्स भी एलिमेंट्स हैं। अब मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, तो बेटा ये वो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स या सबस्टेंसेस हैं। एलिमेंट तो सबस्टेंस ही होता है। Elements which easily lose electrons in a chemical reaction and form positive ion are known as metals। यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करते हैं। अब देख लीजिए बेटा, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होगा तो वहां से एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैटायन। उस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम बेटा कैटायन के नाम से जानते हैं, वी कॉल दिस एज कैटायन। और वही आपके मेटल्स कहलाते हैं। ओके, तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, है ना बेटा, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट देखो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है बेटा, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। जो लेफ्ट साइड में आपके एलिमेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट मेटल्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड के पीरियोडिक टेबल में आते हैं। ओके, तो अब एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स क्या है, एक तो आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, कॉपर है। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ जो आपका पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे मेटल्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करते हैं। तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो बेटा, हमारे पास सोडियम है। जब सोडियम, देखो बेटा, ये जो सोडियम है ना, सोडियम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम सोडियम की बात करते हैं बेटा। देखो, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। ओके,
दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सोडियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब अब आपका बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट शेल में जाएगा, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सोडियम का 2,8,1। ओके, तो आपने 9th में पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरे आउटर शेल में, मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पे जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल, उस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8, है ना? होने 8, तभी तो ये सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है बेटा, या तो इस सोडियम को एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लाने पड़ेंगे, या तो सोडियम को बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे। ओके, या तो इस सोडियम को जो आउटर 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना बेटा, जो सोडियम है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना? ये पॉसिबल ही नहीं है कि सोडियम जो एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए कि ये इनको एक्सेप्ट करे। अब एक ही ऑप्शन बचा है कि जो ये सोडियम है बेटा, सोडियम ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, बाहर फेंकता है, अपने एटम से बाहर फेंकता है। ओके, केमिकल रिएक्शन में तो ये बनता है Na पॉजिटिव। क्या बनता है बेटा? Na पॉजिटिव, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया इसमें, तो उस एक्स्ट्रा 1 प्रोटॉन की वजह से क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देख लीजिए बेटा, Na पॉजिटिव में अब 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे बेटा। Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब Na पॉजिटिव में बेटा 10 ही इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2,8। अब देख लीजिए बेटा, Na पॉजिटिव में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। दैट इज व्हाई दिस सोडियम इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई सोडियम इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम है, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, वो मेटल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? मेटल। तो ये आपका मेटल है बेटा, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया बेटा मैग्नीशियम का। देखो बेटा, तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं ना, मैग्नीशियम की बात करते हैं, Mg होता है मैग्नीशियम। ओके, इस मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12। ओके बेटा, दैट इज 12। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले शेल में मैक्सिमम, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो कितने आए? 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब बचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट शेल में कितने जाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब लेकिन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा? या तो इस मैग्नीशियम को बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स लाने होंगे, या तो इस मैग्नीशियम को बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स लाने होंगे, या तो इस मैग्नीशियम के जो ये लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बाहर फेंकना चाहिए। तो मैग्नीशियम के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम के, ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ये इसका इजी पाथ है इस मैग्नीशियम का। तो इसीलिए अब मैग्नीशियम बेटा अब मैग्नीशियम क्या करता है, वो ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ये उनको लूज करता है। अब पहले मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल थे, अब मैग्नीशियम ने बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन्स फेंके बेटा, तो अब 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आए उसमें। तो उस एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स की वजह से जो आपका मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम में बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस मैग्नीशियम बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने फेंका। ओके, तो इस तरह से जो मैग्नीशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो, पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इलेक्ट्रॉनिक, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8। तो इस तरह से Mg2 पॉजिटिव स्टेबल बन जाता है। ओके, तो दैट इज वाई मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स।
और जो लूज इलेक्ट्रॉन्स को कर वो एलिमेंट सी मेटल्स कहलाते हैं। ओके, तो आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बेटा। ओके, फिर मैंने लिखा है कि जो मेटल्स हैं दे आर जनरली हार्ड सब्सटेंसेस, ये बहुत ही सख्त होते हैं बेटा। आपने आयरन देखा होगा कितना हार्ड है आयरन, है ना, वो भी मेटल है बेटा। ओके, लेकिन एक्सेप्ट इसमें आपका क्या आता है बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम बेटा, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, इनको हम बेटा चाकू से भी काट सकते हैं। तो आपने लैब में देखा होगा सोडियम सोडियम का जो पीस होता है तो उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके मेटल्स। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देखते हैं। तो मेटल्स आपने अंडरस्टैंड किया कि मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करते हैं। ओके, वो एलिमेंट्स। अब क्यों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे वांट टू बिकम स्टेबल। ओके, दैट इज व्हाई दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाता है। तो उस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, दिस इज कॉल्ड एज कैटायन, दिस इज कॉल्ड एज कैटायन। तो ये आपका कैटायन है, और यहाँ पे जो आपका सोडियम है बेटा, ये जो सोडियम है ये आपका कैटायन है, दिस इज ओवर कैटायन। ओके, नाउ मूविंग टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो बेटा, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो एक सबस्टेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ओवरऑल शेप स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, जिसमें आपका आता है डेंसिटी बेटा। डेंसिटी आपका जो है ना, जो मैटर है उनकी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है ना। तो वो इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, कलर, है ना, इसका नेचर कैसा है, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। ओके, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपोजिशन पे। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस एक मैटर शो करता है, एक एलिमेंट या कंपाउंड शो करता है केमिकल रिएक्शंस, वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज बनते हैं। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये फिजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, फिजिकल ओवरऑल स्टेट ऑफ मैटर या फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है ये आपने, एक होता है आपका डेंसिटी आता है बेटा, डेंसिटी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। स्टेट किस फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है ना। टेक्सचर क्या ये हार्ड है, सॉफ्ट है, तो ये भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ओके, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। तो अब हमें यही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स में देखना है, इनका फिजिकल स्टेट कैसा है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, इनका डेंसिटी कैसे होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज हम इस मेटल्स में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले फिजिकल स्टेट में। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो आपके मेटल्स हैं, ये जो आपके मेटल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे, अब रूम टेम्परेचर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 25 से 27 या 24 से 27 ये जो टेम्परेचर माना जाता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर माना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रूम टेम्परेचर। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे जो आपके मेटल्स है बेटा वो सॉलिड्स होते हैं, दे आर सॉलिड्स इन नेचर। ओके, रूम टेम्परेचर पे जो आपके मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, है ना। एक्सेप्शन आपको याद रखना है, देखो बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना इसमें आपको एक्सेप्शंस बहुत सारे आते हैं। तो एक्सेप्शन में आपका आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका एक मात्र है ना, एक अकेला ऐसा है जो बेटा जो मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी आपका जो थर्मामीटर्स में हम यूज़ करते हैं ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी थर्मामीटर है हमारे पास, तो देख लीजिए वो लिक्विड होता है बेटा, है ना, वो लिक्विड होता है। ओके, उसके बाद अपीयरेंस, ये कैसे दिखते हैं बेटा। देखो बेटा आपने देखा होगा जो मेटल्स हैं, चाहे आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो या आयरन हो, है ना, उनका शाइनी अपीयरेंस होते हैं, वो चमकदार होते हैं बेटा, है ना। तो यही मैंने लिखा है कि मेटल्स का शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकदार होते हैं, है ना। मैं लिखूंगा यहाँ पे चमकदार,
तो या उर्दू लिखना नहीं आता है बेटा, चमकदार होते हैं बेटा। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर, यानी मेटल्स के पास शाइनी अपीयरेंस होता है, मेटल्स के पास मेटेलिक लस्टर होता है। मेटल्स पे के पास क्या होता है बेटा, मेटेलिक लस्टर होता है। ओके, अब डेंसिटी की बात करते हैं। अब डेंसिटी क्या होता है, देख लीजिए बेटा। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो जो फार्मूला है दैट इज मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अब देख लीजिए, अब इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अब यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल 1 ml में कितना मास है, 1 लीटर में कितना मास है, एक सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, तो ये जो मास है, वो जो मास है यूनिट वॉल्यूम में, वही डेंसिटी कहलाएगा। अगर 1 यूनिट 1 ml 1 लीटर में ज्यादा मास है किसी भी सबस्टेंस का, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। ओके, तो आप यहाँ पे नोट कर लेना कि जो मेटल्स है इनका जो डेंसिटी होता है दैट दे हैव हाई डेंसिटी, इनका डेंसिटी हाई होता है। अब क्यों होता है, देख लो बेटा, क्योंकि मेटल तो क्या है बेटा, एलिमेंट है। एलिमेंट किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। अब जो मेटल्स हैं इनमें क्लोज पैकिंग होता है एटम्स का, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज क्लोज होते हैं। तो क्लोज क्लोज जितने पार्टिकल्स होंगे मतलब यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल का मास होता है। अब यूनिट वॉल्यूम में जब ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो ज्यादा मास भी होगा इन पार्टिकल्स की वजह से यूनिट वॉल्यूम में। तो जब यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा मास होगा तो उतना ही डेंसिटी ज्यादा होगा, इसीलिए यूनिट वॉल्यूम जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज मैलिएबल। मैलिएबल, जो आपके मेटल्स हैं ये मैलिएबल होते हैं बेटा। मैलिएबल का मतलब क्या है कि इन मेटल्स को हम बेटा थिन शीट्स बनाते हैं ना, वो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, हम बहुत ही पुतले शीट्स बना सकते हैं इस मेटल से बेटा। तो इस प्रॉपर्टी को हम वी कॉल दिस एज मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, कि ये वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे हम इन मेटल्स को थिन शीट्स में, थिन शीट्स बना सकते हैं मेटल से। तो आपने देखा होगा बेटा, जब आप स्वीट्स लाते हैं ना, स्वीट्स लाते हैं तो वो जो स्वीट्स है तो उनकी जो कवरिंग होती है वो थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम की होती है बेटा, है ना, थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम की होती है। तो तोड़ने के बगैर हम, है ना, वो नहीं तोड़ते हैं। अगर हम उनको हथौड़े से मारेंगे, इस मेटल को हथौड़े से मारेंगे तो वो थिन शीट, पतली शीट बन जाएगी इसकी, बजाय के ये ब्रेक हो उसके बरअक्स वो थिन शीट बन जाती है उसकी, है ना। तो आपने आयरन किया ना, आयरन की शीट्स, थिन शीट्स बने होंगे, तो ये उसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है डक्टाइल। जो मेटल्स हैं आपके ये डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, कि जो ये मेटल्स हैं उनसे हम थिन वायर्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वायर्स, है ना, कॉपर की वायर होती है ना, कॉपर की, एल्युमिनियम की वायर होती है। ओके, अब क्यों होती है, क्योंकि ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, हम इन्हीं से वायर बना सकते हैं, इनको हम वायर बना सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस, देखो बेटा, malleability means it can be beaten into thin sheets. Okay, ductility means it can be drawn into thin wires. Okay, फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर होती है, एल्युमिनियम की वायर होती है बेटा, है ना। तो सिल्वर से भी हम वायर बना सकते हैं, लेकिन बेटा ये महंगा है, इसलिए हम सिल्वर का वायर यूज़ नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिल्वर से वायर नहीं बना सकते हैं, सिल्वर से हम बिल्कुल वायर बना सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि ये महंगा है, हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, ओके ठीक है बेटा। अब दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आपके मेटल्स हैं, है ना, तो उस मेटल के थ्रू एक तो हीट भी ट्रांसफर हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर हो सकती है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉर एग्जांपल आयरन है आपका, गोल्ड कॉपर है आपका, या गोल्ड का सिंबल होता है Au। ओके, तो ये दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इनसे हम, अब क्यों होता है, क्योंकि ये जो कोई पूछेगा कि जो मेटल्स हैं वो क्यों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, है ना, क्योंकि इनके पास क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स हैं आपके वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, देखो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो एटम से बाहर होता है। देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एटम के अंदर एक तो बेटा न्यूक्लियस है, इस तरह से न्यूक्लियस है एटम के अंदर, है ना, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से शेल्स होते हैं, इस तरह से शेल्स होते हैं, और इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एटम के अंदर प्रेजेंट होता है ना, ये एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो एटम से बाहर होगा, फॉर एग्जांपल एटम, ये एटम है आपका, तो इससे बाहर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ठीक है, तो ये था अनदर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो मेटल्स हैं आपके, दे आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या है, सोनोरस का मतलब क्या है कि जब हम मेटल को हिट करते हैं, तो मैंने किसी मेटल को इस तरह से मारा, तो वो रिंगिंग साउंड, पिंग पिंग बीपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी के नाम से जानते हैं ना। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। और फॉर एग्जांपल टेम्पल बेल्स, तो टेम्पल्स में आपने देखा होगा, टेम्पल्स में जो बेल्स होते हैं वो मेटल सी के होते हैं, क्योंकि वहां से इस तरह से स्टक करने से वो वहां पे बीपिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट्स। तो इस तरह से जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स का डेफिनेशन वो कंप्लीट हुआ बेटा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को हमने बेटा कंप्लीट किया। ओके, एक तो हमने मेटल्स को कंप्लीट किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को कंप्लीट किया। ओके, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं हम। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स ये सिंपली वो एलिमेंट्स हैं, सबस्टेंसेस और एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन कर सकते हैं ना, विच इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन में जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करता है, तो हम उस एलिमेंट को बेटा नॉन मेटल कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जाहिर सी बात है वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस नेगेटिव चार्ज आयन को हम एनायन के नाम से जानते हैं ना, तो एनायन के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनायन। तो पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन के नाम से जानते थे, और नेगेटिवली चार्ज को हम एनायन के नाम से जानते हैं। तो क्या आपने अंडरस्टैंड किया, मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो क्या बनाते हैं बेटा, एनायंस बनाते हैं। ओके, तो नॉन मेटल्स का एग्जांपल कुछ 5-6 एग्जांपल्स तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो जिसमें आपका आता है क्लोरीन, उसके बाद आपका आता है ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ओके, ये जो कॉमन नॉन मेटल्स हैं ये आपको बेटा पता होना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा क्लोरीन है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देखो बेटा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनाएगा बेटा, Cl नेगेटिव, तो Cl क्लोरीन एनायन बनाएगा, तो दिस इज एनायन, क्लोरीन एनायन बनाएगा। अब देख लीजिए बेटा, ये क्यों एनायन बनाता है, जो नॉन मेटल है ये क्यों अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्यों इजीली एक्सेप्ट करता है, देख लीजिए यहाँ पे मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ बेटा, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए। देखो बेटा, जो क्लोरीन है Cl, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है Z, दैट इज इक्वल टू 17।
क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 8, 7। ओके, अब देख लीजिए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा। लास्ट शेल में आए 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब क्लोरीन क्लोरीन के लास्ट शेल में कब 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या तो इस क्लोरीन को बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा तो लास्ट शेल में 8 आएंगे, या तो इन साथों को बेटा लूज करना होगा, या तो इन साथों को लूज करना होगा। तो जब ये साथ यहाँ से निकलेंगे तो बचेगा कितना, 2, 8, तो भी आपके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन बेटा क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है। ये इसके लिए एक हैक्टिक डिफिकल्ट वर्क है ना, ये इसके लिए एक डिफिकल्ट काम है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है क्लोरीन के पास। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये एक क्लोरीन को एक्सेप्ट करता है, बनाता है ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना, तो ये बनाता है Cl नेगेटिव। क्या बनाता है बेटा, Cl नेगेटिव। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने होंगे इसमें बेटा, Cl नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तब जब 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 8, 8 2 10, 10 8 18। ओके, अब देखिए लास्ट शेल में कितना है बेटा, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आया लास्ट शेल में, ऑक्टेट। तो इस तरह से Cl नेगेटिव जो आपका Cl है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो बेटा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, दैट इज 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 6, 2, 6। ओके, तो अब लास्ट शेल में कितने हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने कितने चाहिए, 8। तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अब इसका O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8, 2, 8। ओके, तो इस तरह से ये बन जाता है एनायन। ऑक्सीजन से कौन सा एनायन बनता है, O2 नेगेटिव एनायन, ये बन जाता है एनायन आपका। ओके बेटा, आपने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं, कुछ फोटोज लिए हैं आपके नॉन मेटल्स के। तो जिसमें आपका बेटा पहला है सल्फर। ओके, सल्फर इस तरह से येलो कलर का होता है ना, ये सल्फर येलो कलर का सॉलिड नॉन मेटल है। जो कोयला आप यूज़ कर रहे हैं बेटा घरों में, कोयला, ये कोयला यूज़ कर रहे हैं, ये जो कोयला है ये इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है बेटा। ओके, ये जो कार्बन है ये भी आपका नॉन मेटल है बेटा, है ना। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोल एंड चारकोल, ये तो नॉन मेटल है आपके बेटा, है ना। उसके बाद आपका जो महंगा चीज़ है, दुनिया का महंगा चीज़ है, दैट इज़ डायमंड। डायमंड में क्या होता है बेटा, डायमंड में कार्बन होता है। तो कार्बन भी है ना, तो कार्बन क्या है बेटा, ये भी आपका नॉन मेटल है, डायमंड भी आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो डायमंड है दिस इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ोगे तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है डायमंड। तो ये आप एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका डायमंड है ये हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस है बेटा, नेचुरल सबस्टेंस में ये हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है। ओके, ठीक है। तो ये था आपका नॉन मेटल्स। तो क्या अंडरस्टैंड किया आपने, नॉन मेटल्स में आपने क्या अंडरस्टैंड किया, ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में इजीली इलेक्ट्रॉन्स को बेटा एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं एनायंस, जिसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आता है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ये इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। ओके, फिर मैंने कुछ फोटोज लिए यहाँ पे दिखाने के लिए कि कौन कैसा दिखता है। ओके, ये थे नॉन मेटल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके बेटा, देखो बेटा, जो आपका नॉन मेटल है, तो मेटल में हमने क्या देखा, मेटल्स जो आपके मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो सॉलिड्स हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड है। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स है ना बेटा, ये सॉलिड भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको अभी सल्फर और फास्फोरस दिखाया, ये सॉलिड भी हो सकता है बेटा, गैस भी हो सकता है,
रूम टेम्परेचर पे या तो ये सॉलिड होगा या गैस होगा बेटा, या तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा या गैस होगा। ओके, लेकिन एक मेटल आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे बेटा। रूम टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 727 डिग्री सेल्सियस, याद रख लेना। ओके, तो मात्र एक मेटल आपका, नॉन मेटल आपका लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमीन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोमीन। ओके, फिर अपीयरेंस की बात करते हैं। हमने मेटल्स में देखा कि उनका शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकदार होते थे मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स क्या है बेटा? डल होता है, ये चमकदार नहीं होता, जिस तरह आपका कोयला है ना। ओके, तो ये दे डू नॉट शो मेटेलिक लस्टर। ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट शो, नो मेटेलिक लस्टर इज प्रेजेंट। ओके, अब डेंसिटी की बात करते हैं। मेटल्स में बेटा हाई डेंसिटी था, ओके, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। ओके, लेकिन नॉन मेटल्स में हम देखते हैं कि इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है, इनकी लो डेंसिटी होती है। लेकिन एक्सेप्शन आपको याद रखना है आयोडीन। आयोडीन का बेटा क्या होता है? हाई डेंसिटी, इसकी हाई डेंसिटी होती है ना। तो याद रख लेना, जनरली लो डेंसिटी है, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटी एक्सेप्ट आयोडीन विच हैज हाई डेंसिटी। ओके, और मैलिएबल, ये नॉन मैलिएबल होते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है? इनको हम शीट्स में इनसे, इन जो मेटल नॉन मेटल्स हैं, इनसे हम शीट्स नहीं बना सकते हैं। जब हम शीट बनाने की कोशिश करेंगे तो जो नॉन मेटल है आपका ये ब्रेक होता है। क्या होता है बेटा? ये ब्रेक होता है। ओके, उसके बाद डक्टाइल, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब इनसे हम वायर्स भी नहीं बना सकते हैं। ओके, वायर्स भी नहीं बना सकते हैं, तोड़ जाते हैं, ब्रेक होते हैं जब हम वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आपका बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखनी है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट आपका आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट आपका क्या है बेटा? ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो आल्सो दे आर नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, तो उसके बाद एक क्विक कंपैरिजन करते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का, क्विक है ना, 2 सेकंड में हम करते हैं ना। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन करते हैं बेटा, है ना। तो फिजिकल स्टेट मेटल सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है बेटा, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो लिक्विड होता है। अब अपीयरेंस, मेटल्स के पास मेटेलिक लस्टर होता है, शाइनी अपीयरेंस होते हैं बेटा। जो नॉन मेटल्स हैं ये डल होते हैं। ओके, मेटल्स के का हाई डेंसिटी होता है, इनका लो डेंसिटी होता है एक्सेप्ट आयोडीन जिसका हाई डेंसिटी है। ओके, अब मैलिएबल है ना, मेटल्स आपके मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आपके नॉन मैलिएबल होते हैं। मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, तो जो आपके मेटल्स हैं दे आर सोनोरस एंड दे प्रोड्यूस बीपिंग साउंड। ओके, जो आपके नॉन मेटल्स है दे डू नॉट प्रोड्यूस द बीपिंग साउंड। ओके, तो इस तरह से हमने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स था वो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, बाकी जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।